After pedigree, the last two topics which are left out in this chapter, fifth is जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने दो भागों में पढ़ना है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए जो दो डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये समझ जाइए मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या। हालांकि लास्ट प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। जहां तक रही बात मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो है जहां पर जो मेंडेलियन रूल को फॉलो करते हैं, जो मेंडल साहब का जो रूल था मेंडेलियन रूल, उसको फॉलो करते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी जीन, किसी एक सेगमेंट, कोई एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले कैरेक्टर के मॉडिफिकेशन या डिलीशन के कारण जब कोई डिसीज या किसी तरीके का डिसऑर्डर जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और ये पूरी तरीके से मेंडेलियन रूल को फॉलो करते हैं। और ये वो है जिनको आसानी से आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आप ये समझ जाइए कि जो पूरा का पूरा पेडिग्री एनालिसिस है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके का भी एमसीक्यू बन सकता है। जहां तक रही बात मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो किसी क्रोमोसोम के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाना, किसी पार्ट का टूट जाना, कोई पार्ट जुड़ जाना, जो हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, बाकी और सब चीजें एक जैसी रहेंगी, केवल क्रोमोसोम के अंदर ही कोई चेंजेस आना, वो कहलाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। फिलहाल एज पर योर बुक मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की, हम बात करेंगे फिनाइलक्यूटिनिरिया। ये तीन डिसीजेस हैं जिनके बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है जो बचा हुआ, जिसके बारे में डिस्कस करना। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अलावा जो दूसरा डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जहां तक रही बात इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तीन तरीके की चीजें आपको तीन वर्ड है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब सेट ऑफ पूरा क्रोमोसोम, यहाँ पर हम क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन मौजूद है, यहाँ जीनों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जब डिवीजन की प्रोसेस के वक्त या सेल सेग्रीगेशन के वक्त, सेल डिवीजन के टाइम पे या गैमेट फॉर्मेशन के समय पे जो गैमेट सेपरेट होते हैं मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस की प्रोसेस में गैमेट फॉर्मेशन के समय, वो जब सही तरीके से सेपरेट ना हो पाए तब किस किस तरीके की सिचुएशन आती है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप देखेंगे कि हर वक्त जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। यदि मैं ह्यूमन की बात करूं तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे हर बार, भले उन क्रोमोसोम के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर कभी आपको 47 भी क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, 45 भी मिलेंगे। इस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ देखें। यहाँ नंबर क्रोमोसोम के बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। इस कंडीशन पे आप, क्योंकि 46 नहीं रह जाते क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जहां तक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तीन तरीके का डिवीजन है, एन्यूप्लॉइडी, देन पॉलीप्लॉइडी, and the last one is ट्राइसोमिया, मोनोसोम। मीनिंग समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी हम तब कहते हैं जब 46 क्रोमोसोम नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन डिवीजन की प्रोसेस के वक्त, सेग्रीगेशन की प्रोसेस के वक्त नॉर्मली क्या होता है कि 22 ऑटोसोम के साथ एक एक्स जाता है और 22 ऑटोसोम के साथ दूसरा वाई जाता है। मैं मेल की बात कर रहा हूं, ये एक नॉर्मल कंडीशन। बट सपोज कीजिए किसी कारणवश कोई दो ऑटोसोम में जो आपस में सेपरेट नहीं हो पाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 21 ऑटोसोम आ जाएंगे और यहाँ कितने चले जाएंगे, 23। तो जब कभी भी 23 एक वाई के साथ जुड़िए, जब भी किसी दूसरे वाले नॉर्मल ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा तो एक क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी।
और जब ये किसी के साथ होगा तो एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी, ये कहलाता है एन्यूपुलाइडी। यानी जब क्रोमोसोम एक ज्यादा या क्रोमोसोम एक कम हो वो कंडीशन कहलाती है क्या, एन्यूपुलाइडी। दूसरा वर्ड आता है पॉलीपुलाइडी। व्हाट इज दिस पॉलीपुलाइडी? पॉलीपुलाइडी खासकर प्लांट्स में खूब देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कई बार गैमेट फॉर्मेशन के समय ये जो क्रोमोसोम में डिवाइड ही नहीं होते, एक साथ रह जाते। जब किसी ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज हो जाए क्या, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब मान लीजिए 23 या ह्यूमन की मैं बात करता हूं, एग्जांपल हम यही 46 क्रोमोसोम का ही लेते हैं। यदि प्लांट में मान लीजिए 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्टेज में है तो क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें तो गैमेट फॉर्मेशन के समय डिवाइड होगा तो 23 हो जाएगा। नॉर्मली दूसरे पौधे में भी 46 क्रोमोसोम है तो होना क्या चाहिए था कि 23 डिवाइड होते, दो गैमेट बनते। और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ये 23 मिलकर 46 हो जाएगी। लेकिन किसी कारणवश ये जो 46 क्रोमोसोम है ये सेग्रीगेट नहीं होते, ये 46 के 46 सामने की तरफ आ जाते हैं। और ऐसे में जब ये 46 और ये 23 आपस में मिलते हैं तो ये पॉलीपुलाइडी की कंडीशन होती है, जहां पर एक होल सेट ऑफ क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाता है किसके साथ, दूसरे के साथ। ये स्टेराइल कंडीशन कहलाती है। लेकिन इस तरीके का हाइब्रिड जितनी भी क्रॉप्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये पॉलीपुलाइडी की सिचुएशन है जहां पर होल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा वर्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है ट्राइसोमिया मोनोसोमी। ट्राइसोमिया मोनोसोमी कुछ नहीं है, यहां पर हमने एन्यूपुलाइडी में पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम ज्यादा या कम होना। ट्राइसोमी और मोनोसोमी का मतलब होता है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम का ज्यादा या कम होना। पेयर, यहां पर सिंगल क्रोमोसोम, यहां पर मोनोसोमी या ट्राइसोमी में क्या होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ज्यादा हो गया तो ट्राइसोमी, कम हो गया तो मोनोसोमी। कहने का मतलब है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, आपके ऑटोसोम 22 है, एक पेयर जो है तो सेक्स क्रोमोसोम है। मान लीजिए 22 में से 16 नंबर का क्रोमोसोम, क्योंकि सब एक लाइन पे लगे होते हैं जो सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। 16 नंबर के क्रोमोसोम में किसी कारणवश वो सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो वो दोनों का दोनों एक पेयर रह गया और एक साथ किसी एक साइड में चला गया। तो जब वो पूरा पेयर में चला जाएगा तब वो कहलाएगा क्या, ट्राइसोमी या मोनोसोमी। तो इस तरीके से ये 3 भागों में डिवाइडेड है। जहां तक रही बात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तुम्हारे बुक के हिसाब से 3 तरीके की डिसीजेज हमने देखनी है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और तीसरा है क्लेफेटर सिंड्रोम। ये 3 तरीके के सिंड्रोम हमने पढ़ना है किसमें, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। तो आई थिंक कि इतनी बात समझ में आ गई होगी मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। हम जो है तो चार्ट के थ्रू तीनों पहले वो डिसीजेस देख लेते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया और देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो 2 क्लास में ये कंप्लीट। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस all the 3 diseases to the help of this chart जो हमने यहाँ बना रखा है। फिनाइल हीमोफीलिया भी है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया। देखिए जहां तक रही बात इनके पेडिग्री चार्ट की, तो आपको केवल इन डिसीजेस में ये याद रखना है कि ये किस तरीके की डिसीजेस है, कि सिकल सेल एनीमिया किस तरीके की है या हीमोफीलिया किस तरीके की डिसीज है। और पेडिग्री जब चार्ट आपको आता है तो उसमें आपको पूछा जाता है कि ये कौन सी डिजीज का पेडिग्री चार्ट, तो आप एक बार उसको सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व आउट करने के बाद ये फाइंड आउट करते हैं कि ये रिसेसिव है, कि डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। और फिर चांसेस आप बताते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया भी है और फिनाइलकेटोनुरिया। तो आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। खैर, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया दरअसल वो बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, यानी कहीं कट लग जाए तो ऊज आउट होते रहता है, ब्लड जो है तो कंटिन्यूएशन में निकलते रहता है, तो ये बचना पड़ता है। तो ये कंडीशन है।
और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए 21 कंपोनेंट है जो रिक्वायर है, जो कैस्केड मैनर में काम करते हैं। कैस्केड मीन्स एक के बाद एक साथ दूसरा लगा होता है, दूसरे साथ तीसरा नहीं, एक के बाद दूसरा इफेक्ट करता है, दूसरे को तीसरा इफेक्ट करता है। किसी कारण बस जब हमारे शरीर में कुछ म्यूटेशन होते हैं जिनके कारण वो कुछ प्रोटीन बनना बंद हो जाते हैं जो उन कैस्केड चेन का जो है तो एक हिस्सा होते हैं। कैस्केड यदि आप समझ जाए तो ऐसा है, आपने देखा होगा कि कुछ टीवी शोज में दिखाता है इस तरीके से, कुछ ब्रिक्स खड़ी कर दीजिए आप, एक ब्रिक गिराइए तो एक ब्रिक दूसरे ब्रिक को गिराती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, ये कहलाता है कैस्केड मैनर। अब यदि इन ब्रिक्स के बीच में से एक या दो ब्रिक्स आप हटा लें तो ये ब्रिक गिरेगी तो, लेकिन अगले वाले को आगे वो चेन रिएक्शन नहीं करेगी। इसी को कैस्केड मैनर कहते हैं। हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है, यानी ये ऑटोसोमल डिसीज नहीं है बल्कि किससे है? सेक्स लिंक से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि सेक्स लिंक है, मतलब एक्स के साथ अटैच्ड है, तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि इस बीमारी से आपको मेल मेंबर जो है तो ज्यादा अफेक्टेड दिखेंगे कंपेरेटिवली टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, यदि एक एक्स डिफेक्टेड हो भी गया तो एक नॉर्मल होकर काम चल जाएगा। तो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। फीमेल एक्ट एज ए कैरियर, ज्यादातर महिलाएं कैरियर की तरह काम करती हैं। यदि आपने सेक्स लिंक रिसेसिव आपको याद होगा तो आप एक बार फिर से पीछे जाइए, पेडिग्री एनालिसिस को देखिए तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कैसे इंडिकेट करेंगे। तो जैसे हम बात करें यदि XA की बात मैं करूं, सॉरी रिसेसिव की बात करूं, तो ये एक कंडीशन है, तो ये अफेक्टेड मेल होगा। लेकिन वहीं पर X कैपिटल A और X स्मॉल a ये जो है तो कैरियर की तरह काम करेगी, यानी कि ये फीमेल डिसीज का कंटेंट कैरी करने के बावजूद भी डिसीज कंडीशन में दिखेगी नहीं, ये कैरियर है। और X कैपिटल A तो नॉर्मल ही होगा। फीमेल एक्टर कैरियर, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, जो कि क्या नाम से मिस होगा, वो फॉर्म नहीं हो रहा है। फीमेल लेस चांसेस ऑफ डिसीज, क्यों लेस चांसेस है डिसीज के? क्योंकि फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए जरूरी है कि उसमें दोनों के दोनों जो ये एक्स क्रोमोसोम है ये क्या हो, ये भी ए हो। ये तभी पॉसिबल है जब, क्योंकि ये एक्स ए तो फादर की तरफ से मिलेगा, जैसे फादर यदि अफेक्टेड है तो एक मिल जाएगा, लेकिन इस महिला को अफेक्टेड होने के लिए इसकी मदर भी कैसी होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए, जो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं करती। तो फीमेल के अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें हीमोफीलिया में एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको हीमोफीलिया था, और वो एक कैरियर की तरह थी जिन्होंने अपनी जनरेशन में काफी लोगों को हीमोफीलिक डिसीज जो है तो वो ट्रांसमिट की। और इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है रॉयल डिसीज, तो इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया को हुई थी या उनके पूरे जनरेशन में उन्होंने उसको ट्रांसफर किया था, तो रॉयल डिसीज के नाम से भी कुछ बुक में कई बार क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट हीमोफीलिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। कैसी डिसीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या होता है इसमें? ट्रांसमिट व्हेन बोथ द पेरेंट आर कैरियर, जब दोनों कैरियर की तरह काम करेंगे तब ये ट्रांसमिट होती है। यहां ये समझ जाइए कि ऑटोसोमल से मतलब यहाँ एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं है। जो ह्यूमन की 22 क्रोमोसोम है उनमें कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली में ये क्रोमोसोम नंबर 16 का डिफेक्ट होता है, जहां पर वो हीमोग्लोबिन के ऊपर पूरी प्रोसेस होती है। दरअसल हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है। हीमोग्लोबिन का यदि आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से ऐसे चौकोर स्ट्रक्चर होता है, और बीच में हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। यदि आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा हो, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर काफी कुछ सिमिलर होते हैं, कंपोनेंट वाइज अलग होते हैं। तो बीच में आयरन होता है और आयरन से चारों तरफ में इस तरीके से एक सर्कल बना होता है या ट्रायंगल बना, सॉरी स्क्वायर बना होता है, और हर एक स्क्वायर की साइड में कुछ चेन निकली हुई होती है। 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। जो 2 बीटा चेन होती है उनमें डिफेक्ट आता है। क्या डिफेक्ट होता है? ये पहले एलील बता दूं तो एलील में आप देखिए HbA, हीमोग्लोबिन में भी दोनों डोमिनेंट है या दोनों नॉर्मल है, ए है तो वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं दिखेगा। एक नॉर्मल है लेकिन एक HbS है, सिकल सेलिक है, तो वो कैरियर की तरह काम करेगा, यानी दोनों जीन चाहिए, इसमें मेल और फीमेल से कोई लेना देना नहीं। और यदि उसके दोनों HbS हो गए जीन, तब वो कैसे होगा? अफेक्टेड होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहां होता क्या? जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन का जो 6 नंबर का जो कोडॉन होता है, अब आप
जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। तो जो 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन में दरअसल GAG होता है, जो अमीनो एसिड होता है वो एडेनिन होता है। कई बार इस एडेनिन की जगह म्यूटेशन होने के कारण क्या आ जाता है, यू आ जाता है। केवल एक सिंगल एडेनिन की जगह यूरोसिल जुड़ जाने के कारण ये जो GAG है, जो थोड़ी देर पहले ग्लूटामिन का फॉर्मेशन कर रहा था, ये GUG अब क्या बनाने लगता है, वेलिन। तो इस केवल ग्लूटामिन और वेलिन के बदलने से नॉर्मल GAG है, जिससे क्या बनता है, ग्लूटामिन। और ग्लूटामिन के कारण जो ब्लड का सेल होता है, आरबीसी जो होता है, उसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, बाइकन्वेव। कैसा होता है, बाइकन्वेव। लेकिन इस ए के चेंज होने से यू में यह वेलिन का बनना शुरू हुआ, और वेलिन ब्लड के आरबीसी के स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, सिकल सेल। सिकल मीन्स हंसिया का, हिंदी में पढ़ना हो हंसिया का, जैसे हंसिया होता है ना, अनाज काटने के लिए, नान वगैरह काटने के लिए हंसिया का, ये सिकल शेप में कन्वर्ट कर देता है। इसका घाटा क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये सिकल शेप होता है ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होती है, किसमें, आरबीसी में, क्योंकि बाइकन्केव होने के कारण आरबीसी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है, लेकिन ये सिकल शेप होने पे उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कहलाती है डिजीज सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें ये एलील पूछे जाते हैं, कई बार डिग्री के साथ पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन, कौन से पोजीशन पे, किसके चेंज होने से ये ग्लूटामिन से वेलिन बना और बाइकन्केव से सिकल सेल शेप बना। तो एक तरीके का थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, तो आपको ये सिकल सेल के बारे में आप ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर आता है वो आता है फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया की मैं बात करूं तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। फिनाइलकेटोनुरिया में होगा एक्चुअली में कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलता है एक एंजाइम की मौजूदगी में। कई बार ये एंजाइम जिस भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम से बनता है उसमें म्यूटेट हो जाता है वो जीन, और म्यूटेट होने के कारण ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि फिनाइलएलेनिन तो है लेकिन वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में ये फिनाइलएलेनिन हमारे बॉडी में स्टोर होना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये एक्यूमुलेट कहाँ होता है, सीधे ब्रेन में। और जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है जिसके कारण लोगों को मेंटल रिटार्डनेस यानी कि मानसिक जो एक्टिवनेस है वो कम होने लगती है, वो मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन में जाना शुरू हो जाते हैं। ये फिनाइल एलेनिन के टायरोसिन में नाम बदलने के कारण होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ए सिंगल एंजाइम। साथ ही साथ ये फिनाइल एलेनिन जो है ये एक्सक्रीट भी नहीं हो पाता यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, और ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता किडनी के थ्रू कि इसको जो है तो एब्जॉर्ब करके और इसको सही से ब्रेक करके और इसको जो है तो डिस्कार्ड किया जाए। और इसी कारण ये कहाँ स्टोर होने लगता है, ब्रेन में जाकर स्टोर होने लगता है। सो आई थिंक आई हैव क्लियर हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकेटोनुरिया, ऑल द 3 मेंडेलियन डिसऑर्डर. Just we have one slide to discuss about chromosomal disorder. So the last topic is chromosomal disorder. हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम्स, क्लिफ्टर सिंड्रोम्स और टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में. डाउन सिंड्रोम एडिशनल कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम, यानी जो ऑटोसोम है उसका 21 जो ऑटोसोम है वो एक साथ आ गया, और इसको हमने वर्ड यूज किया है क्या, ट्राइसोमी. क्वेश्चन कैसे पूछता है, 21 ट्राइसोमी किस डिसीज में देखने को मिलती है, या डाउन सिंड्रोम में किस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है. आंसर विल बी 21 ट्राइसोमी. दूसरा क्वेश्चन पूछता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक देके पूछता है कि ये कौन सी डिसीज को रिप्रेजेंट करता है. तो जहां तक अफेक्टेड इंडिविजुअल की बात है, चूंकि ये ऑटोसोमल डिसीज है तो ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती है. शॉर्ट स्टेचर्स हो सकते हैं, साइज में छोटा हो सकता है, स्मॉल राउंड हेड हो सकता है, फ्यूरल टंग हो सकती है. कुछ बच्चों का आपने देखा होगा जीभ जो है वो बीच से कटी होती है या 2 भागों में डिवाइडेड होती है, तो फ्यूरल टंग हो सकती है. पार्शियली ओपन माउथ, कुछ बच्चों का मुंह ऐसे थोड़ा सा ओपन खुला हुआ रहता है, या मेंटल रिटार्डेड. ये जितने भी बच्चे होंगे इस तरीके के जिनमें 21 ट्राइसोमी होगी वो थोड़े सा मेंटली क्या होंगे, रिटार्डेड. तो ये कंडीशन है. क्लिफ्टर सिंड्रोम की मैं बात करूं,
एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अब ये याद रखिएगा ये सेक्स लिंक क्रोमोसोम है तो एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो जाएगी। तो 46 नॉर्मल और वो जो एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ गई थी कितने हो गए 47 क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम का सीक्वेंस क्या बनेगा एक्स एक्स वाई, वाई मौजूद है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो पर्सन का फॉर्मेशन होगा वो मेल होगा। अब अफेक्टेड क्या होंगे ओवरऑल मस्कुलाइन, दिखने में तो बिल्कुल मेल की तरह होगा लेकिन मस्कुलाइन डेवलपमेंट विद ग्नाइकोमेस्टिया। ये ग्नाइकोमेस्टिया क्या है, ग्नाइकोमेस्टिया दरअसल होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये एक कंडीशन हमको देखने को यहां मिली कि ग्नाइकोमेस्टिया मींस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये उस मेल में दिखाई दे। स्टेराइल होगा, स्टेराइल मींस वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, अपनी न्यू जनरेशन डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये होगा क्या क्लिनफिशर सिंड्रोम, यानी मेल से रिलेटेड है, ये ऑटोसोमल है, दोनों में हो सकता है। ये जो सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल ओरिएंटेड अब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, जैसे 2 एक्स होते हैं फीमेल में एक्स एक्स तो एक कम हो जाएगा, तो 46 की जगह कितने क्रोमोसोम होंगे, केवल 45 क्रोमोसोम होंगे, इसीलिए इसको एक्सओ टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्सओ टाइप। अफेक्टेड में क्या होगा, फीमेल आर स्टेराइल, जो महिलाएं होंगी वो स्टेराइल होंगी, यानी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगी। क्यों, क्योंकि रूडिमेंट ओवरी, ओवरी उनकी एक्टिव नहीं होती, ओवम का डेवलपमेंट वहां से नहीं होता। प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी उनमें एब्सेंट होते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल में देखने को मिलते हैं वो उसमें देखने को नहीं, चाहे वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो या बाकी दूसरी चीजें हो। तो ये वो 3 डिजीजेस थे जो हमको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़नी थी। ये थोड़ी सी छोटी सी क्लास ही थी और चूंकि इसमें कंपैरिजन बताना था तो हमने कोशिश किया कि इसको इस तरीके से समझाएं। यदि इतना भी आप ध्यान रखते हैं तो आपको ये 6 की 6 हो, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, आसानी से समझ में आएगा और आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप बता पाएंगे, चाहे वो रूडिमेंट्री ओवरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लेकर यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप बिल्कुल एक्सो टाइप टर्नर सिंड्रोम पर चले जाइए। यदि मेल को ग्नाइकोमेस्टिया को लेकर कोई क्वेश्चन पूछता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को लेकर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ट्रिपल एक्स एक्स वाई 47 क्रोमोसोम क्लिनफिशर में चले जाइए। मेंटल रिटार्डेड और ट्राइसोमी को लेकर कोई क्वेश्चन पूछता है, ऑटोसोमल डिसीज को कोई क्वेश्चन लेकर पूछता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने कोशिश की है कि आपको ये डिसीज समझ में आ जाए। यहाँ पे ये 5th चैप्टर खत्म होता है 2nd यूनिट का और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।